तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिब्रॉइड, जो कि काफ़ी बार पूछा चुका है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है लॉन्ग आंसर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको सब हेडिंग में डिवाइड करते हैं। सारी हेडिंग पूछी जा चुकी हैं। डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, क्लासिफिकेशन, इडियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशन और मैनेजमेंट, इन सब हेडिंग में अपन इसको पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी है, अपन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? फिब्रॉइड इज द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, दिस ट्यूमर इज कम्पोज ऑफ स्मूथ मसल एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, स्मूथ मसल और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लियोमायोमा। ठीक है, स्मूथ मसल और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से बोलते हैं इसको लियोमायोमा। ठीक है, जो इसकी एज है, जिसमें जो हाईएस्ट प्रेवलेंस रहता है इसका 35 to 45 ईयर के बीच में। ठीक है, तो अब ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं? नलीपैरिटी, ओबेसिटी, ठीक है, पीसीओडी हो गया, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट, ब्लैक वुमेन, हाई फैट डाइट और फैमिली हिस्ट्री। तो जितनी भी कंडीशन है जिसमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा है तो वो सब रिस्क बढ़ाएंगी, और जितनी भी कंडीशन जिसमें ईस्ट्रोजन थोड़ा कम है, जैसे मल्टीपैरिटी, मीनोपॉज और कंबाइंड ओरल पिल्स ले रही है, स्मोकिंग। ठीक है, तो स्मोकिंग तो ज़्यादातर जगह जहाँ भी हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन रिस्क फैक्टर रहती है तो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर में भी प्रोडक्टिव होती है स्मोकिंग। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क फैक्टर। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है। जो फिब्रॉइड है या तो सर्विक्स में हो सकता है या यूट्रस में हो सकता है। तो यूट्रस में भी वो 3 जगह हो सकता है, इंटरस्टिशियल, सबसीरस और सबम्यूकस। ठीक है, सबम्यूकस ये अंदर वाला होता है ना, सबसीरस ये बाहर वाला होता है, और इंटरस्टिशियल यहाँ वाला होता है। ठीक है, कि अंदर की तरफ हो, कैविटी की तरफ, तो उसको बोलते हैं सबम्यूकस, और उसके विद इन मसल्स के वहाँ पर अंदर हो तो इंटरस्टिशियल, इंटरम्यूरल बोलते हैं, और अगर बाहर चला गया तो उसको सबसीरस बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली यही याद रखना है कि 3 टाइप के हैं यूट्रस में, बाकी अंदर के याद करने की जरूरत नहीं है कि सब सीरियस, ब्रॉड लिगामेंट, वर्ल्ड, बस यही 3 मेन है। फिर सर्विक्स में क्या लिख सकते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल। ठीक है, सर्विक्स में या तो आगे या पीछे है ना, ये उस हिसाब से डिवाइड किया है ना। तो यूट्रस के मेन है इंटरस्टिशियल, सबसेरोसल और सबम्यूकस, 3 ये। फिर उसका सर्विक्स में एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल। ठीक, ऐसे याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है इटियोपैथोजेनेसिस, तो 2 ये वाला डायग्राम भी बना देना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इटियोपैथोजेनेसिस। द इटियोलॉजी स्टिल रिमेन अनक्लियर। तो इसकी कुछ इटियोपैथोजेनेसिस जो इटियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं है कुछ, कि क्यों होता है, कैसे होता है। पर मेनली ये है कि अभी इसमें बताया गया कि इसकी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसकी 40% एसोसिएशन रहता है ना, 6 और 7 क्रोमोसोम से इसका एसोसिएशन है कुछ कुछ केसेस में, 40% केसेस में। ठीक है, तो इटियोपैथोजेनेसिस हो गई है। फिर इसकी ग्रोथ, इट इज़ प्री डोमिनेंटली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। क्या मतलब इसका? कि जैसे जैसे अगर मतलब बॉडी में ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे इसीलिए अपन को जो रिस्क फैक्टर देखे तो इसमें सारी हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन थी, जिसमें भी ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये रिस्क फैक्टर में आ जाता है। अब ये कैसे पता चला? तो ग्रोथ पोटेंशियल इज लिमिटेड ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। ठीक है, जब चाइल्ड बियरिंग पीरियड है, चाइल्ड बियरिंग पीरियड उस टाइम पे ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, तो उसी दौरान इसका जो है ग्रोथ होता है। फिर इंक्रीज ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी में इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर डू नॉट अकर बिफोर मिनार्च। ठीक है, मिनार्च के पहले नहीं होता, मिनार्च से ही जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ना चालू होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग मीनोपॉज देयर इज ऑफन सजेशन ऑफ ग्रोथ एंड देयर इज नो न्यू ग्रोथ। ठीक है, मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन तो कम ही हो जाता है पूरा, तो उसके बाद इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, तो इसलिए इसको क्या बोला? ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, ईस्ट्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर आता है कि ग्रॉस अपीयरेंस या नेकेड आई अपीयरेंस कैसे दिखता है। तो जैसे ही अगर इसके अंदर फिब्रॉइड होगा जो ग्रो होता रहेगा तो कैसे दिखेगा? यूट्रस एनलार्ज्ड है ना, जो इसका शेप होगा वो एसिमेट्रिकल होगा, कि एक तरफ से फिब्रॉइड निकलेगा तो एक तरफ वाले यूट्रस को ग्रो करेगा। ठीक है, मल्टीपल नोडुलर ग्रोथ दिख सकती हैं और डिस्टॉर्टेड रहेगा यूट्रस। फिर आते कट सरफेस ऑफ द ट्यूमर इज स्मूथ एंड वाइटिस। अगर इसको कट सरफेस इसका देखेंगे पीछे कट करके तो स्मूथ और वाइटिस, डायग्राम बुक में बना हुआ देख लेना अगर देखना हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, फॉल्स कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय द कंप्रेस्ड एडजेसेंट मायोमेट्रियम। ठीक है, ये पॉइंट भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें आता है कि द सेंटर ऑफ द ट्यूमर इज लीस्ट वेस्कुलर एंड लाइकली टू डिजेनरेट। ठीक है, ये है ट्यूमर, इसका जो सेंटर वाला पार्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है कि वेस्कुलर सप्लाई कम रहती है। ठीक है, तो इसके डिजेनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर फूड और न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ पर जो है डिजेनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो डिजेनरेशन जो है सेंटर से ही चालू होता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में क्या था? ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्मूथ मसल और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थे, इसीलिए अपन उसको लियोमायोमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में भी सेम है कि स्मूथ मसल होती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो अपने ही हो गई क्या? इटियोपैथोजेनेसिस, और उसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे ग्रोथ हो गई, ग्रॉस अपीयरेंस कैसे दिखता है और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसे दिखता है। फिर आता है डीजनरेशन, है ना। ये अपन ने देखा था कि डीजनरेशन जो सेंटर वाला पार्ट है वो मोस्ट प्रोन है डीजनरेशन होने के लिए। ठीक है, तो ऐसी डीजनरेशन बहुत सारे प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते
सबसे पहले हाइलिन डिजनरेशन। हाइलिन डिजनरेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजनरेशन। जो पहले डिजनरेशन है हाइलिन डिजनरेशन, मोस्ट कॉमन टाइप। द सेंटर पार्ट ऑफ द ट्यूमर विच इज लीस्ट वेस्कुलर इज कॉमन साइट। ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट था वो ज़्यादा सबसे कॉमन साइट है डिजनरेशन की, तो मोस्ट कॉमन वाला डिजनरेशन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, फिर आता है सिस्टिक डिजनरेशन। सिस्टिक डिजनरेशन जो है वो कब होता, किस में होता है? इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड में होता है। ठीक है, तो मेन तो नाम याद रखने हैं, अलग से क्वेश्चन वैसे एक आध दो बार, पर आप थोड़ा नाम याद रख लो कि अगर से हेडिंग में पूछे कि मतलब कि कौन कौन से डिजनरेशन होते हैं तो नाम और एक एक पॉइंट याद कर लो। सिस्टिक डिजनरेशन इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड में होता है। फिर आता है फैटी डिजनरेशन। फैटी डिजनरेशन जो जनरली है मीनोपॉज के बाद होता है। ठीक है, फिर आता है कैल्सिफिक डिजनरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, तो इसमें ट्यूमर जो है पूरा कैल्सिफाइड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वूम स्टोन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेड डिजनरेशन। रेड डिजनरेशन जो है वो मेनली प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ठीक है, सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, ये रेड डिजनरेशन मतलब ये प्रेगनेंसी स्पेसिफिक है कि अगर रेड डिजनरेशन होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान ही होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर। तो जो सिम्टम ऑफ फिब्रॉइड यूट्रस है ज़्यादातर वो है एसिम्टोमेटिक ही रहता जाता है। और क्या क्या सिम्टम मिल सकते हैं? मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी मिल सकती है, डिस्मेनोरिया हो जाएगा, डिस्पेरिनिया है ना, डिस्मेनोरिया मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन हो, डिस्पेरिनिया मतलब कि यूरिन पास करते टाइम पेन हो, सब फर्टिलिटी, प्रेशर सिम्टम हो सकते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, मिसकैरेज प्रीटर्म हो सकता है। फिर उसके बाद लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन हो सकता है और एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। ठीक है, ये सारे जनरल फीचर अगर आप सोचो कि कोई मास है यूट्रस में तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। कोई भी मास होता है यूट्रस में तो ये सारे सिम्टम होते हैं। फिर आता है साइन। जनरल एग्जामिनेशन में अपन को पैलर दिखेगा क्योंकि भाई AUB हो रहा है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो ही रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो पैलर दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पाल्पेशन। फील इज फर्म एंड मोर टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, फर्म और हार्ड तरीके की इसकी स्वेलिंग जो जो अपन को देखेगा यूट्रस जो बल्ज रहता है वो हार्ड और फर्म रहेगा। परकशन में जो स्वेलिंग में डल नोट मिलेगा क्योंकि हार्ड है। फिर आते कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं फिब्रॉइड के। ठीक है, सबसे पहले तो डिजनरेशन ही हो गया था, सेंटर पार्ट ऑफ वेस्कुलर सप्लाई कम थी तो डिजनरेशन होना चालू हो गया था। डिजनरेशन होगा तो नेक्रोसिस भी हो जाएगी। फिर नेक्रोसिस होती है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो डिजनरेशन, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन समझ में आ गया। सार्कोमेटस चेंज रेयर है। फिर टॉर्शन हो सकता है, टॉर्शन ऑफ सबसेरोसल पेडंकुलेटेड फिब्रॉइड। ठीक है, हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, इंटरकैप्सुलर हो जाए या फिर जो उसकी आसपास की वीन है वो फट जाए। पॉलीसाइथीमिया ड्यू टू इरिथ्रोपोएटिक फंक्शन बाय द ट्यूमर। अगर इरिथ्रोपोसिस करा रहा है ट्यूमर को तो पॉलीसाइथीमिया हो सकती है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? डिजनरेशन, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन, टॉर्शन, हेमरेज और पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ये नाम याद रख लेना और बस। तो उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। अपन कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहला आता है अपन यूट्राइन कंटूर देखने के लिए TVS कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सेलाइन इन्फ्यूजन, सोनोग्राफी कर सकते हैं भाई, सब म्यूकस। अब देखो यूट्रस था ये, अंदर की तरफ तो सब म्यूकस, तो अगर अपन को देखना है तो सेलाइन इन्फ्यूजन कर देंगे तो अपन कैसे दिखेगा नहीं यहाँ पर। फिर आते लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी से क्या देखेंगे? कौन सा देखेंगे? वे बाहर वाला सब सरोसल जो था। ठीक है, हिस्टोस्कोपी इज यूज टू डिटेक्ट सब म्यूकस। हिस्टोस्कोपी से अपन सब म्यूकस देख पाएंगे। HSG में अपन को फिलिंग डिफेक्ट देखेगा। HSG में क्या करते हैं? यहाँ पर डाई डालते हैं, अगर ये फिब्रॉइड ऐसे निकला होगा डाई डालेंगे बाहर से देखेंगे तो यहाँ पर ही फिलिंग डिफेक्ट देंगे, यहाँ पर डाई नहीं भर पाएगी। ठीक है, यूट्राइन क्यूरेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग टू डिटेक्ट द कोएग्जिस्टिंग पैथोलॉजी। ठीक है, यूट्राइन क्यूरेटाइज भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से अपन हो गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हो गया, USG कर लिया, सेलाइन इन्फ्यूजन, सोनोग्राफी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी कर लेंगे अगर बाहर से देखना है। ठीक है, हिस्टोस्कोपी अंदर से देखना, सब म्यूकस। HSG कर सकते हैं तो उसे फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा। यूट्राइन क्यूरेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाम याद रख लेना, मेनली बस देख ही रहे हैं। ठीक है, फिर उसके आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, है ना। तो प्रेगनेंसी हो सकती है एक, तो यूट्रस जिसमें भी साइज बढ़ रहा है वो, फुल ब्लैडर में भी ऐसा लगेगा कि पेट बल्ज है तो उसकी वजह से इसका भी ये भी DD हो गया। एडिनोमायोसिस में भी ये ट्यूमर मिलते हैं, मायो हाइपरप्लेजिया और ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, तो ये सारे DD हो गए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो याद रखना। फिर आता है मैनेजमेंट। तो अगर एसिम्टोमेटिक है पेशेंट, कोई भी सिम्टम नहीं है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे हर 6 महीने में, कहीं ग्रोथ बढ़ी तो नहीं हो रही। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड करेंगे हर 1 साल में, है ना। इफ द सिम्टम ऑफ द फिब्रॉइड अपीयर एंड और इट ग्रोज एंड इंक्रीज इन साइज तो अपन उसमें सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एसिम्टोमेटिक। ऑब्जर्व करो, हर 6 महीने में उसका पीरियडिक एग्जामिनेशन करो और उसके बाद हर 1 साल में अल्ट्रासाउंड करना। अगर उसके सिम्टम बढ़ते हैं तो सर्जरी करेंगे। ठीक है, अब अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन उसमें? मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में 2 लाइन ऑफ ड्रग्स हैं। एक तो है ट्रेनेक्सिमिक एसिड, OCP और प्रोजेस्टेरोन। फर्स्ट लाइन में यही जो AUB की ड्रग्स थी वही आ गई, ट्रेनेक्सिमिक एसिड, OCP और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? ब्लड लॉस कम कराती है। ठीक है, लेकिन जो फिब्रॉइड का साइज है वो कम नहीं कराती हैं। ठीक है, तो ये है ब्लड लॉस कराएंगे, साइज कम नहीं करेंगे। फिर आता है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स में वो आएंगे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करेंगे। ठीक है, तो वही है, अगर ईस्ट्रोजन कम होगा तो जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लड लॉस को भी कम करती हैं और साइज ऑफ फिब्रॉइड को भी कम कराती हैं। सबसे पहले जो ईस्ट्रोजन कम कराने वाली ड्रग क्या है? GnRH एंटागोनिस्ट। GnRH मतलब एनालॉग जो कि
एगोनिस्ट जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में देखते तो वो इनहिबिट कर देती है, लेट्रोजोल और डोनाजोल, ठीक है। तो ये सब जो है ये एस्ट्रोजन को कम कराएंगे। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन को कम करवाने वाली मिफेप्रिस्टोन और यूलिप्रिस्टल, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स जो है प्रोजेस्टेरोन को कम कराती है। तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स देखा। फिर अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो अपन कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म, HIFU और MRGFUS, ठीक है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से अपन आर्टरी को एम्बोलाइज कर देते हैं तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है फिब्रोइड की, तो वो अपने आप खराब डिजेनरेट हो जाता है। तो ये इंटरवेंशन कर सकते हैं। फिर आता है सर्जिकल मेथड में। सर्जिकल मेथड में हिस्टेक्टोमी, या तो पूरा यूट्रस निकाल दो या फिर उस जो पार्ट में हो रहा है वहाँ एक पार्ट का चंक ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो मायोमेक्टोमी, ज़्यादातर की मसल निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे ही मैनेजमेंट प्रोटोकॉल याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली यही कर लेना कि सिम्टोमेटिक वाले पेशेंट में क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक वाले पेशेंट में क्या करते हैं, फिर उसका मेडिकल मैनेजमेंट पूरा और सर्जरी कौन कौन सी करते हैं, ठीक है। तो इसमें काम हो जाएगा, पर एक बार ये प्रोटोकॉल देखना हो तो देख लेना। बाकी इतना ही है इसमें। फाइब्रॉइड में आप हेडिंग्स में अगर कर दोगे ये अपना डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, क्लासिफिकेशन, इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ठीक है। अगर इतना लिख दिया तो 20 नंबर के लिए इनफ है, ठीक है। थैंक यू।